प्रिय साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें अक्षीय स्थिति भी पूछा था और निरक्षीय स्थिति भी पूछा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको प्रश्न 1A कर दिया। मतलब इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया और इसका जो ब पार्ट में बनाऊंगा वो अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि दोनों बातें एक साथ पूछी थी इस प्रश्न में और दोनों बातें एक साथ पूछने के कारण ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन पेपर में या तो अक्षीय स्थिति आएगी या निरक्षीय स्थिति आएगी, तो दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें से हम देख रहे हैं अक्षीय स्थिति। सबसे पहले हमको ये देखना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का मतलब है किसी आवेश के आसपास का या चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई आवेश है तो उसके आसपास का एरिया जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। साथ ही अगर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश है और वो एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो संकेत है वो E होता है। अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही व्यंजक ज्ञात करना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संक्षेप में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब हमको अक्षीय स्थिति यानी एंड ऑन पोजीशन, इसके लिए अपने को व्यंजक लाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मतलब E का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अक्षीय स्थिति होती क्या है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है, जैसे यहाँ हमने कोई बिंदु लिया, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया बिंदु P, ठीक है। तो इसका नाम हमने दे दिया बिंदु P। इस बिंदु P पर या इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब ये हमारा है द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब होता है दो बराबर, मतलब क्यू क्यू, तथा विजातीय मतलब प्लस माइनस। दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, इनके बीच की जो दूरी है वो है 2L, जो बहुत अल्प है। हम यहाँ दिखा देते इस तरह से, यहाँ पे दिखा देते, ये बहुत अल्प दूरी है। ध्यान रहे अक्षीय स्थिति में प्लस क्यू आपको यहाँ ही लेना है और यहाँ माइनस क्यू ही लेना है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इस बिंदु को, और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं B। तो हमने क्या कहा, यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस इकाई को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस जो विद्युत द्विध्रुव है या द्विध्रुव है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं आगे, यहाँ से ये द्विध्रुव को आगे बढ़ाए तो द्विध्रुव के अक्ष पर आ रहा है, द्विध्रुव के अक्ष पर आ रहा है ये बिंदु। तो अगर जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर आता है, तो उस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहा जाता है। अब ये जो बिंदु P है, इस पर बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है और बिंदु B पर जो माइनस क्यू आवेश है, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर अगर हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है, ये
बिंदु ए पर जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इधर होगी। इसको हम E1 मान लेते हैं, क्योंकि ये एकांक धनावेश यहाँ और ये भी धनावेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, तो इधर मान लिए। लेकिन बिंदु बी पर जो माइनस क्यू आवेश है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब बिंदु बी पर जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण भी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी इधर, E2। अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, तो बिंदु ए पर जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लस क्यू इसके पास में है और माइनस क्यू इससे दूर है, तो इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कम होगी। अब चूँकि एक ही बिंदु पर विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लग रही है, तो अगर हमको इस बिंदु पर परिणामी यानी टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो अधिक में से कम को घटाना पड़ेगा, मतलब E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि जो E1 है ये अधिक है और E2 है ये कम है। तो सिंपली ये जो हमने चित्र बनाया है इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O मान लेते हैं, O। तो मध्य बिंदु होने के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, और ये जो बिंदु P है ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से हम मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर है। बिंदु P जो है ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। तो सिंपल ये सेंटेंस जो है ये याद नहीं करना है, इसको तो मन से ही लिखना है। जैसे ए बी क्या है, हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो बिंदु A है जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। हमको इस फॉर्मूले की मदद लेना है। अब E1 के लिए निकालना है, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जैसा का वैसा आवेश Q ही है, प्लस Q है, लेकिन हमको परिमाण लेना है तो Q, और R का मतलब क्या है, ये जो R है इस R का मतलब है A से लेकर P तक की दूरी। A से लेकर P तक की दूरी कैसे निकलेगी, देखिए हमको A से लेकर P तक की दूरी निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। AP का मान निकालना है, A से P तक की दूरी। क्यों? क्योंकि बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है और बिंदु P है यहाँ एकांक धनावेश है, तो इन दोनों के बीच की दूरी लेना है R मतलब। अब इसका मान तो हमको यहाँ दिया नहीं है, हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे OP में से ये OA घटा लेते हैं। जब हम OP में से यानी R में से OA यानी L घटा लेंगे तो इस बड़े भाग में से छोटा भाग माइनस करेंगे तो हमको AP मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं AP बराबर OP माइनस OA, OP माइनस OA। OP का मान कितना है R माइनस OA का मान L, तो ये हमारा हो गया AP का मान। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पहले तो हमने लिख दिया R की जगह AP और उसका स्क्वायर। अब हम AP का मान रखेंगे तो AP का मान जो है वो आया R माइनस L। तो E1 बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L पूरे का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ये जो E1 विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब हम कहेंगे AP की दिशा में, AP सदिश की दिशा में है। अगर आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। तो AP सदिश की दिशा में, जैसे हमने बिंदु A पर जो प्लस की आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, बिंदु P पर उसको E1 माना, उसी प्रकार बिंदु B पर जो माइनस की आवेश है उस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। तो यहाँ R की जगह क्या आएगा,
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर है, तो माइनस क्यू आवेश हमारा ये है और बिंदु P ये है, तो हो जाएगा BP स्क्वायर, या PB भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो BP स्क्वायर हो जाएगा। बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु P जो है इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो BP या PB का स्क्वायर। अब हमको PB का मान निकालना है। ये मान कब निकलेगा? जब हम इस भाग में इस भाग को जोड़ेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम OP में OB को जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा? PB या BP। समझना इस बात को। कब मिलेगा BP? तब मिलेगा क्योंकि ये पूरा तो मान हमको दिया नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से ऐसा BP का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि किसका किसका टोटल BP हो सकता है। तो हमको पता चल रहा है कि OP ये एक छोटा भाग और BO ये एक छोटा भाग, दोनों को अगर जोड़ते हैं यानी R और L दोनों को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है BP। तो हम BP बराबर क्या लिखेंगे? OP प्लस BO। हम लिख देते हैं यहाँ पे BP बराबर OP प्लस BO। OP का मान कितना है? R और BO का मान कितना? L। तो BP मिल जाएगा हमारा R प्लस L। तो यहाँ हमने क्या किया? BP की जगह सिंपली रख दिया R प्लस L पूरे का स्क्वायर। अब इसकी दिशा किधर होगी? तो E2 जो है इसकी दिशा इधर है, क्योंकि एकांक धनावेश और ये माइनस, तो आकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E2 ये PB सदिश की दिशा में होगी। जब दिशा लिखना हो तो बिल्कुल PB ही लिखना पड़ेगा। जब हमको R की जगह रखना था तो हमने BP रखा या PB रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमको दिशा दिखाना है तो E2 सदिश की दिशा यानी E2 की जो दिशा है वो PB सदिश की दिशा दिखाना पड़ेगा। और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी? इसकी दिशा होगी PB सदिश की दिशा। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि E1 और E2 जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो है वो एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, और हम जानते हैं कि E1 जो है वो E2 से बड़ा होगा, तो E1 ग्रेटर देन E2। क्यों होगा? क्योंकि बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है उस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा। किसकी तुलना में? बिंदु B पर जो माइनस क्यू आवेश है उसकी तुलना में। तो E1 बड़ा है E2 से। तो हमको बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम क्या करेंगे? E बराबर लिखेंगे E1 माइनस E2, और E1 और E2 के मान हमारे पास समीकरण 1 और 2 में है, तो उसको हम वहाँ रख देंगे। तो देखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब ये जो E1 है इसका मान भी हमारे पास है, E2 का मान भी हमारे पास है, तो हम समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे सिंपली, बहुत आसान तरीके से। देखिए, तो E बराबर E1 का मान 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L पूरे का स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L पूरे का स्क्वायर। अब दोनों में से क्या कॉमन है? तो दोनों में से ऊपर से कॉमन है Q, और यहाँ अपॉन में या बटे में कॉमन है 4πε0, तो यहाँ से हम Q अपॉन 4πε0 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या? 1 अपॉन R माइनस L पूरे का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L पूरे का स्क्वायर, ये बचेगा कोष्टक। अब हम इसको जैसा का वैसा रखते हैं, इसका हम निकालते हैं LCM। तो अलग अलग पद है, R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। जब ऐसी स्थिति होती है तो दोनों का गुणा कर लो, वही आपका LCM है। तो R माइनस L पूरे का स्क्वायर और R प्लस L पूरे का स्क्वायर, ये आ गया LCM। अब जब अलग अलग राशि हो तो इसका तिर्यक गुणा इधर कर दो, इसका तिर्यक गुणा इधर कर दो, तो आपके ऊपर के मान आ जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या? इस पूरे पद में इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, तो उसको लिखना है, और इस पूरे पद में इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, उसको यहाँ लिखना है। बीच में क्या है? माइनस। अब देखें, ये तो जैसा का वैसा ही है। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी पूरे का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, कोष्टक में लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखिए, इस कोष्टक का भी स्क्वायर है और इस कोष्टक का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को एक कोष्टक में लिख के पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं।
तो यहाँ दोनों को हमने एक कोष्टक में लिख दिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब ये तो जैसा का वैसा ही आएगा, कोष्टक खोल देते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। अब ये माइनस चिन्ह है, जब ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस, ये जो माइनस चिन्ह है वो अंदर के चिन्ह को बदल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। आप जानते हैं एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर पहले से है। अब देखिए यहाँ पर ये आर स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, q अपॉन 4πε0 2RL और 2RL ये हो जाएगा 4RL और अपॉन में जैसा का वैसा ही रखेंगे इसको। अब देखिए इसको थोड़ा सा जमा के लिखना है, 4 जो है इसको लिखा हमने 2 गुणा 2, उसके बाद ये जो q यहाँ था उसको यहाँ लिख दिया, तो यहाँ 1 रहेगा, q निकाल दिया उसको इधर, तो यहाँ 1 रहेगा। फिर l लिखा और r को बाहर लिख दिया, मतलब ये जो है इनको हमने रीअरेंज किया बराबर इस रूप में, तो इनका गुणा करोगे तो मिल जाएगा 4QLR 4QLR। अब देखिए यहाँ पे जो 2QL है ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो हम 2QL जो है ये तो हमारे पास है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे P, तो हमको क्या मिलेगा E बराबर 1/4πε0 2, इसका मान हो गया P, स्मॉल लेना है, R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। और यही समीकरण हमारा जो आया है 3, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये व्यंजक आपको याद भी करना है, याद भी रखना है। E बराबर 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। समीकरण नंबर ये 3 हो गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया कि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और अगर छोटे विद्युत द्विध्रुव शब्द नहीं आया तो फिर यही तक करना है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव अगर छोटा है, विद्युत द्विध्रुव छोटा है का मतलब आपके पास जो विद्युत द्विध्रुव है, इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है आपके पास जो था, अभी आपने देखा यहाँ A था प्लस Q था, यहाँ पर B है, यहाँ माइनस Q है, दोनों के बीच की दूरी आपने देखी 2L है, और इससे बिंदु P है यहाँ पर, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। फिर इधर आपने E1 सदिश देखा, यहाँ आपने E2 सदिश देखा। वो कह रहा है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है हमारा, ये अगर छोटा है, अब ये अगर छोटा हो जाएगा तो ये 2L भी छोटा हो जाएगा, 2L छोटा हो जाएगा। और यहाँ बिंदु O है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है ना, ये बातें आपने देखी अभी। तो अगर विद्युत द्विध्रुव छोटा है तो यहाँ L और छोटा हो जाएगा और R और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा तो R दूरी बढ़ जाएगी और L जो है ये छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो L छोटा ही नहीं होगा, बहुत छोटा होगा R से, मतलब L लेस देन R। इसका मतलब L जो है ये R की तुलना में छोटा ही नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। और जब बहुत छोटा होगा, जैसे चींटी और हाथी की अगर तुलना करें तो हाथी की तुलना में चींटी नगण्य तो नहीं है, लेकिन छोटी तो नहीं है, नगण्य नहीं, छोटी तो नहीं है लेकिन नगण्य है। मतलब हाथी की तुलना में चींटी का कोई वजन नहीं है, तो हम चींटी के वजन को 0 मान लेंगे। तो वैसे ही यहाँ L जो है वो छोटा ही नहीं, बहुत छोटा होगा R से, इसीलिए हम L को लगभग बराबर 0 मान लेंगे, क्योंकि L बहुत छोटा है R से। तो हम समीकरण 3 में L बराबर 0 रख देंगे। L बराबर 0 रखेंगे तो मिलेगा E बराबर 1/4πε0। अब 2PR जैसा का वैसा, यहाँ 0 रखेंगे L का मान, तो 0 का वर्ग 0 और माइनस 0 तो 0 ही होगा, तो हट जाएगा, तो R स्क्वायर बचा और यहाँ 2 है, तो यहाँ R की घात हो जाएगी 4, इस तरह से आएगी 4 घात। फिर एक R से यहाँ से एक R कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा
E बराबर 1/4πε0 2p/r की घात 3। समीकरण नंबर 4। ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कब है? जब हमारा विद्युत द्विध्रुव छोटा है। तो छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। तो इसमें हमने अक्षीय स्थिति देख ली। अब निरक्षीय स्थिति जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं निरक्षीय स्थिति के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।